यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी नई चीज़ें आज की क्लास में आप सीखेंगे ज़रूर से इनका नोट्स बना लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम में जब भी आप रिविज़न करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। साथ ही आपका डेली शाम को 6 बजे साइंस का सेशन भी चल रहा है, जिसमें भी हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। उस सेशन को भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट ईवीएस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, आप ऐप के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे ही सब्जेक्ट पीआरटी ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपकी लास्ट प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसका होमवर्क भी था। इन विच ईयर वॉज विटामिन ए डिस्कवर्ड? विटामिन ए की खोज किस साल की गई थी? 10, 13, 14 या 1915 के अंदर की गई थी। ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 1913 में विटामिन ए की यहाँ पर खोज करी गई थी, जिसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। 1913 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अमेरिकी जैव रसायनज्ञ एल्मर मैककॉलम और उनके सहायक थी मार्गरेट डेविस ने विटामिन ए की यहाँ पर खोज करी थी। ठीक है, 1913 में जो है इसकी खोज कर दी गई थी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका जो केमिकल नेचर था, मतलब इसकी जो रासायनिक प्रवृत्ति थी कि किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, वो 1933 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन 1933, 35, 37 वाले दे दिए होते हैं, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1933 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर केमिकल स्ट्रक्चर वाली बात पूछी जाए तो 1933 आंसर हो जाएगा। एंड इट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1947। पहली बार इसको कब सिंथेसाइज किया गया था? 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था। विटामिन ए इज़ रेडिली डिस्ट्रॉयड अपॉन एक्सपोजर टू हीट, लाइट और एयर। इससे क्या हो सकता है, इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो सकता है। विटामिन ए के बारे में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी। रेटिनॉल आपको पता था, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से ब्लाइंडनेस यहाँ पर हो सकती है। इसको रोकने के लिए आपको इसके मुख्य स्रोत के रूप में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर वगैरह इनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? ये देखिएगा, सिंस विच ईयर इज वर्ल्ड स्पेस डे स्पेस वीक ऑब्जर्व? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? 1995, 99 या फिर 2004? द करेक्ट आंसर इज 1999। 1999 में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है वो भी तो पता होना चाहिए। और वर्ल्ड की बात की जा रही है, मतलब कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवता के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान में जश्न मनाने के लिए, मतलब स्पेस साइंस की उपलब्धियों और उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है स्पेस में, उन सभी को सेलिब्रेट करने के लिए 1999 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की घोषणा करी थी। यह सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब आप इसे याद रख लो कि जस्ट अपनी गांधी जयंती होगी 2 तारीख को, और अगले 2 दिन मतलब 4 तारीख से हमारा स्पेस वीक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला डे क्यों सिलेक्ट किया गया, इस पर भी बात की जाएगी। जो कि 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक, याद आ गया स्पुतनिक क्या है? पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह है। इसके प्रक्षेपण, और 10 अक्टूबर 1967 को बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण में शांतिपूर्वक उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि के लागू होने की याद में इसे मनाया जाता है। 4 तारीख तो आपको पता चल गई स्पुतनिक का डे है ना, स्पुतनिक का बर्थडे एनिवर्सरी आप इसको मान लो। और 10 को क्या है कि सभी कंट्रीज़ ने मिलकर शांति प्रस्ताव रखा था, या ना, कि स्पेस में जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनको लेकर, तो इसलिए इसको एक पूरा वीक यहाँ पर कंसीडर किया गया। तो 1999 आपको ध्यान रखना है, 4 से 10 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस भारतीय वैज्ञानिक को वायुगतिकी और एरोस्पेस डिजाइन में विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, वायुगतिकी और एरोडायनामिक्स की, एरोस्पेस की यहाँ पर बात करें तो उनके विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाएगा? अरुण पिल्लई को, हिमा कोहली को, आस्था सोनी को, या फिर तुमकुर सितार मैया प्रहलाद को? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, तुमकुर सितार मैया प्रहलाद को जो है वायुगतिकी एरोस्पेस के विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी
एक्टिविटी करी होगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार के भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और वायुगतिकी और एरोस्पेस डिज़ाइन के विशेषज्ञ हैं। बेंगलोर में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं के ये निर्देशक भी हैं। प्रहलाद ने के काम में हंसा और NAL, ठीक है, NAL सारस नागरिक विमान और हल्के लड़ाकू विमान के विकास में योगदान दिया था। 2004 में उन्होंने भारत सरकार के नागरिक सम्मान पद्मश्री भी से भी इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्हें विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं जिनमें से कुछ कॉमन नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एरोस्पेस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले सिगार्ड एफ होनर है। ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक है जिन्होंने फिसेलर 5156 स्टार्च को डिज़ाइन किया था। ठीक है, और अपन बोल सकते हैं एक अग्रणी ST ऑयल विमान जो विमान था उसको यहाँ पर इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, उन्होंने वायुगति के ज्ञान के 2 संग्रह फ्लूइड डायनामिक ड्रैग और फ्लूइड डायनामिक लिफ्ट भी यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अगला देखना नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी एक एरोस्पेस इंजीनियर ही थे, है ना। दूसरा देख सकते हैं वर्नर वॉन ब्रॉन, ये भी एक एरोस्पेस इंजीनियर है। रॉबर्ट H गोजार्ड, ये भी एक एरोस्पेस इंजीनियर है। और बार्नवालिस का बात कर लेते हैं, एक एरोस्पेस इंजीनियर जिन्होंने बाउंसिंग बम का यहाँ पर आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है? लकड़ी से बनाया गया विश्व का पहला उपग्रह यहाँ पर क्या होगा? वीसा वुडसैट होगा। वीसा वुडसैट, है ना, फर्स्ट वाला V वाला, है ना, और दूसरा वाला जो है W वाला वीसा वुडसैट है, नोसा है या फिर ड्राम वुडसैट है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका WIS है। ठीक है, वीसा वुडसैट जो है लकड़ी द्वारा बनाया गया विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, वैसे इसका नाम वीसा वुडसैट नहीं है, वीसा विनसैट है। ठीक है, तो द नेम ऑफ द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वॉज वीसा Vinsat, developed by the European Space Agency. The wooden satellite was all set to be launched into space in 2021, जिसका डिसाइड किया गया था कि 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बिगेस्ट मून की बात करें तो ये यूरोपा है, गैनीमेड है, टाइटन है या फिर ये कैलिस्टो है। तो अपन को पता ही है सबसे बड़ा बृहस्पति, उसका सबसे बड़ा गैनीमेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीन पर सारे आपको विजिबल हैं। ये मून है ऊपर, फोबोस देख सकते हैं, डिमोस देख सकते हैं, टाइटन देख सकते हैं, ट्राइटोन देख सकते हैं, कैलिस्टो देख सकते हैं, यूरोपा, गैनीमेड और आयो। ठीक है, तो गैनीमेड इन सब में से सबसे बड़ा है। बट आप सभी के लिए एक लिस्ट भी है जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गैनीमेड जो है बृहस्पति का है, व्यास आप इसका देख सकते हैं 3274 माइल्स। खोज वर्ष 1610 में इसको खोजा गया था, लेकिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं ओबेरोन, जो कि यूरेनस 196 माइल 1787 में इसको डिस्कवर किया गया था सर विलियम हर्शेल के द्वारा। ऐसे ही आप यहाँ पर अलग अलग के लिए देख सकते हैं, जैसे यूरोपा बृहस्पति का है, गैलीलियो गैली ने ही इसको खोजा था। ठीक है, आयो भी बृहस्पति का है, गैलीलियो ने खोजा था। ठीक है, कैलिस्टो ये भी बृहस्पति का है। ठीक है, 1610 में खोजा गया था थ्रू गैलीलियो। टाइटन अपना 1610 में यहाँ पर खोजा गया था, 3200 मील है, 1655, और क्रिस्टियन हुजियंस के द्वारा इसको यहाँ पर रिसर्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं। देखो, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, तो बृहस्पति इन सब में क्या हो गया? सबसे बड़ा यहाँ पर हो गया। देखो, आकार की बात करें तो गैनीमेड बुध ग्रह और बोने ग्रह प्लूटो से भी यहाँ पर बड़ा है, तो गैनीमेड सबसे बड़ा हो गया। दूसरा अपना टाइटन यहाँ पर हो गया, जो कि अपने शनि का है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ गैनीमेड की ही बात करूँ तो 3270 मील लगभग इसका, या 5268 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद अपना शनि का टाइटन आ जाता है, जो कि अपन कह सकते हैं कि लगभग 3200 माइल के समथिंग रहता है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो गैनीमेड में एक चट्टानी कोर, एक पानी बर्फ का आवरण है, चट्टान और बर्फ की परतें हैं, इसमें पहाड़, घाटियां, क्रैटर और पुराने लावा का भी प्रवाह है। चुंबकीय क्षेत्र, गैनीमेड हमारे सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसके पास चुंबकीय क्षेत्र है, जो आमतौर पर पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ही पाया जाता है। भूमिगत महासागर की बात करें तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गैनीमेड पर एक भूमिगत खारे पानी के महासागर के साक्ष्य पाए हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी से भी ज़्यादा पानी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि 5 जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है या एयर टू एयर मिसाइल है? सो अग्नि 5 इज सबसे लंबी रेंज की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के रूप से जानी जाती है। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, लेकिन डिटेल ये रही पूरी डिटेल। अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान दैट मीन्स DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। यह अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी अग्नि 5 मिसाइल जो है परमाणु हथियार से लेस होकर 1 टन पेलोड तक लेकर ये जा सकती है। ठीक है, अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, DRDO ने इसको बनाया है। 3 चरणों वाली यह मिसाइल है, 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। 1.5 टन परमाणु हथियार तक भी यह लेकर जा सकती है। यह स्वदेश निर्मित मतलब भारत देश में ही बनाई गई अग्नि की सीरीज है। मतलब अग्नि 5 है, मतलब अग्नि की इससे पहले सीरीज बन चुकी है। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है सरफेस टू सरफेस ये 5000 किलोमीटर तक का ये हिट कर सकती है। ठीक है, मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा भी यहाँ पर रहेगी। और अग्नि 4 की जो रेंज है 4000, क्योंकि 5 की 5000 है, अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक भेज सकती है, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर। इसे सड़क मार्ग के थ्रू भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। और अग्नि 5 इन चारों का सबसे बेस्ट वर्जन है। मतलब नई नई कैपेसिटी और नई नई रेंज इसमें डाली गई है, तो डेफिनेटली आधुनिक हथियारों से लेस अगर अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है? अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन सा है? BRIOM-1, ACIOM-1, AXIOM-1, Axiom-1 या CRIOM-1? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, AXIOM-1। Axiom-1 आप इसे इन शॉर्ट कह सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, क्योंकि बाकी जो सब होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके थ्रू होते हैं। ठीक है, लेकिन एक निजी संस्था भी अपना अंतरिक्ष में लेकर जा सकती है। तो ये पहला मिशन एक्सियोम मिशन 1 है, जिसको इन शॉर्ट X1 के नाम से जाना जाता है। ये एक्सियोम स्पेस द्वारा ही संचालित किया गया था। इसने अपने निजी अंतरिक्ष यात्रियों के दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दैट इज ISS पर भेजा था। ठीक है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम भी एक्सियोम स्पेस है और इसी नाम से इनका मिशन भी है। ठीक है, कौन से यान का इन्होंने प्रयोग किया? तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन नाम का जो अंतरिक्ष यान है उसके थ्रू ये गए हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इसने ISS के लिए पहला पूरी तरीके से व्यावसायिक रूप से संचालित चालक दल वाला पहला मिशन यहाँ पर इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संभावित टक्कर के लिए कौन सी आकाशगंगा मिल्की आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है? मतलब इन फ्यूचर इन दोनों की टक्कर हो सकती है। किसकी? मिल्की वे से किसकी टक्कर होगी? कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी की, एंड्रोमेडा की और साइग्नस ए आकाशगंगा की या फिर वर्गो ए गैलेक्सी की। तो ध्यान रखना, एंड्रोमेडा जो है कभी ना कभी इन फ्यूचर मिल्की वे से टकरा सकती है। ठीक है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक सर्पिलाकार आकाशगंगा स्पाइरल है जो मिल्की वे के सबसे नज़दीक है। सबसे पास मिल्की वे के यही है ना। दूरी अगर अपन देखेंगे तो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर की ये दूरी पर है। ये सबसे दूर की वस्तु है जिसे अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अपन जब अपना मून नहीं होगा अंधेरे में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा लगभग 4.5 बिलियन वर्षों में संभावित टकराव के लिए मिल्की वे की ओर बढ़ रही है। मतलब आगे आने वाले 4.5 बिलियन वर्षों में ये इन दोनों मतलब दोनों आपस में एक दूसरे में समा जाएगी। मतलब एंड्रोमेडा मिल्की वे में टकरा जाएगी। ठीक है, टकराव लगभग 4.5 बिलियन वर्षों में होने का अनुमान है। क्या होगा जब ये टक्कर होगी, है ना? तो दोनों आकाशगंगाओं के विलय से एक विशाल अंडाकार या बड़ी लेंटिकुलर आकाशगंगा बनने की उम्मीद है। मतलब ये दोनों मिलकर एक नई आकाशगंगा को यहाँ पर जन्म देगी। तारों के टकराने की संभावना है क्या? चांसेस कम है, लेकिन कुछ तारे टकरा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा हिस्ट्री हो गया जो आगे आने वाले भविष्य में होने की संभावना है। भविष्य में संभावित टक्कर के लिए अपन ने पढ़ ही लिया है कि जो अपनी एंड्रोमेडा है वो मिल्की वे की तरफ जा रही है। ठीक है, अगला देखना, दुनिया में दालों के सबसे बड़ा उत्पादक के साथ साथ वो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? इंडिया में होता है। और सबसे ज़्यादा उपभोग भी हम लोग दालों का ही करते हैं। तो दोनों ही केस में इंडिया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना,
कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम लोग युवा दिवस के रूप में, नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल यूथ डे अगर हम 2024 लेटेस्ट बात करें तो डेट्स, ट्री, सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशंस मेनली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि युवा में वो शक्ति भरी जाती है, वो एनर्जी डाली जाती है। ठीक है, तो 12 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखिएगा, एशियन खेलों की मेजबानी करने वाला भारत जो पहला देश है जिसने सबसे पहले एशियन गेम्स को होस्ट किया था, वो कौन सा है? तो इंडिया के द्वारा 1951 में इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम वॉज इंडिया विद द इनॉग्रल गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1951। ठीक है, 1951 में ये पहली बार हुए थे, नई दिल्ली के अंदर ये हुए थे। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स नई दिल्ली इंडिया के अंदर हुए थे, होस्ट कंट्री इंडिया था, सिटी नई दिल्ली था, साल 1951। ठीक है, आप ये एक बार पूरा डिटेल इसका देख सकते हैं। 1951 में इंडिया करवा चुका है, उसके बाद 1982 में फिर से इंडिया ने करवाए थे। ठीक है, तो ये 2026 तक की पूरी लिस्ट है, मतलब 2026 में कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमारी जस्ट बात करवाने वाला कौन था अगर ये आपसे पूछे तो फिलीपींस ने हमारे बात करवाए थे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट फोल्डिंग चेस वॉज इन्वेंटेड बाय। फोल्डिंग चेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कोई एक लाइब्रेरियन था, कोई एक प्रिस्ट पुजारी था, कोई अकाउंटेंट था या लॉयर था? तो एक प्रिस्ट जो पादरी होते हैं उनके द्वारा जो है फोल्डिंग जो चेस होता है उसका आविष्कार यहाँ पर किया गया था। तो बेसिकली फोल्डिंग चेस होता क्या है? एक बुक की तरह इसको बनाया जाता है ताकि आप इसको फोल्ड करके रख पाएँ। तो उसके पीछे का पूरा एक कहानी है कि एक अंग्रेज पादरी ने 1125 में पहला फोल्डिंग शतरंज के बिसात का आविष्कार किया था। पादरी ने फोल्डिंग बोर्ड को एक नियम से बचाने के लिए किया था, क्योंकि ऐसा नियम चलता था कि जो भी पृष्ठ होंगे वो कभी भी चेस नहीं खेलेंगे। तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फोल्डिंग चेस बोर्ड यहाँ पर क्रिएट किया था। ठीक है, हालांकि चेस का आविष्कार बहुत समय पहले ही हो चुका था, है ना, लगभग 1500 के अगर अपन समय की बात करें। ठीक है, तो उस समय जो है यहाँ पर 6th सेंचुरी की अगर अपन बात करें तो उस समय जो है यहाँ पर इसका आविष्कार हो चुका था। ठीक है, मतलब 1500 साल पुरानी कहानी हम लोग इसे यहाँ पर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवलोकन विधि के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कुछ विद्यार्थी शिक्षण से ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि कम समय लेने वाला होता है अवलोकन मेथड। तीसरा, छात्र अवलोकन करते और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब हमको क्या चाहिए कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, और विद्यार्थी प्रयोग को सही ढंग से कर सकते हैं। तो अवलोकन का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर खुद की बुद्धि का प्रयोग करता है। तो छात्र स्वयं का अवलोकन करते और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना की पारंपरिक विधियां, ट्रेडिशनल मेथड कौन सी? क्योंकि अभी तो कई सारी मेथड आ गई, लेकिन पुराने जो मेथड है जो पुराने समय से चली आ रही है वो मेथड में हर्बर्ट विधि है, बिल्कुल है। इवेल्युएशन अप्रोच है, बिल्कुल है। प्रोजेक्ट अप्रोच है, बिल्कुल है। तो ये सारी की सारी किस में आती है? पारंपरिक विधियों के अंदर आती है। तो हम लोग बोल सकते हैं सारी चीजें करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, अगला देखना, पर्यावरण विज्ञान के शिक्षण स्रोतों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी भावना पैदा करता है? पर्यावरण विज्ञान में यदि शिक्षण के स्रोतों का आप उपयोग करते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रिसोर्स वगैरह प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जीवंतता और वास्तविकता आएगी, बिल्कुल आएगी। असंतोष होगा, नहीं होगा। अनुचित रुचि आएगी, नहीं आएगी। कोई कृत्रिम चीज़ों का एहसास होगा, नहीं। अगर आप लाइव टीचिंग स्रोतों का प्रयोग करें तो ऐसा लगेगा आप जीवंत पर्यावरण को या विज्ञान को अनुभव कर रहे हैं, उसमें आप जी रहे हैं। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा में संसाधन का कार्य नहीं है? परिचर्चा में संसाधन का क्या कार्य नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटर इन अ ग्रुप डिस्कशन? इन जनरल आप ये देख सकते हैं कि जब भी ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा है तो उसमें यहाँ पर जो फैसिलिटेटर होगा उसका क्या कार्य नहीं होगा। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि टीचर को हमेशा क्लास में अकॉर्डिंग टू जॉन डुई थ्योरी टीचर को हमेशा एज अ फैसिलिटेटर की तरह कार्य करना चाहिए, जो बच्चों को केवल जब उनको मदद लग रही है उनको सही राह दिखाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, समूह के सलाहकारों के रूप में कार्य करें और मदद करें, है ना, ये कार्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कौन सा कार्य नहीं होगा? क्यों, कैसे या कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, संक्षिप्त उत्तरों के लिए छात्रों को विस्तृत करने के लिए कहे, समूह में केवल एक नेता का चयन करें, और ऑप्शन नंबर डी हमको क्या बोल रहा है? भागीदारिता के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। हमको पूछा क्या गया है
कि जो एक फैसिलिटेटर है उसका क्या कार्य यहाँ पर नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो हो सकती है मदद सलाहकार के रूप में, कि बच्चों को एज अ कंसल्टेंट की तरह हेल्प करे, क्यों क्या कैसे प्रश्न पूछने और संक्षिप्त उत्तरों के लिए छात्रों को विस्तृत करने के लिए कहे, क्यों ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये चीज़ हो रही है तो ये कैसे पॉसिबल है, तो मतलब यहाँ से पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। लेकिन समूह में केवल हमेशा एक ही लीडर चुने, ये गलत है। समूह में आप समय समय पर अलग अलग लीडर को चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन विधि का दोष है। मतलब हमारे सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है जहाँ पर टीचर कुछ ना कुछ प्रदर्शन करके दिखाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब यही होता है जहाँ पर टीचर कोई एक्टिविटी करेगा और बच्चे उसको देखेंगे और देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो पूछा गया है कि शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर शिक्षार्थियों के लिए प्रयोग करने का दायित्व। ठीक है, मतलब देयर इज कंपल्शन फॉर द लर्नर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट व्हेन टीचर डिमॉन्स्ट्रेट। मतलब जब टीचर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हो तो लर्नर उसको क्या करे, जो बच्चे होंगे वो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। ठीक है। दूसरा देखना, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं देना। जैसे टीचर कोई प्रयोग करके दिखा रहा है तो बच्चों को वो नहीं करने दिया जाएगा, है ना, क्योंकि मान लो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, साइंस का एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो सुटेबल नहीं है कि बच्चे करें। ओके, तीसरा देखना, प्रदर्शन की भाषा नियमानुसार अंग्रेजी होना चाहिए, है ना। और अगला बोल रहे हैं शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर छात्र कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। देखो प्रदर्शन विधि में डेफिनेटली पूछ सकता है, हमें उसकी लिमिटेशन बतानी। तो लिमिटेशन ये होता है कि प्रदर्शन विधि में टीचर एक्टिविटी करता है और बच्चे उसको एज अ ऑब्जर्वर की तरह देख रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी बच्चे का ध्यान नहीं है तो वो उस चीज़ को क्या कर देगा, मिस कर देगा। मतलब यहाँ पर लर्नर को एक्टिव रहने की ज़रूरत है। मतलब शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति बच्चों की नहीं है, ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यागो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन NHFA के बीच आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों का एक वैश्विक खाका यहाँ पर रेडी करता है। इसमें देखो HFA एक संस्था थी जिसने क्या करा था, आपदा को कैसे कम किया जा सकता है, अगर आपदा आती है तो वहाँ पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे इसके खतरे को कम किया जा सके, है ना। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, HFA के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। कितने साल का ये प्रोग्राम था और कौन सी कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो ये जो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है ये जापान के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, और 2005 से लेकर 2015 तक का इसका टाइम पीरियड था। मतलब 10 साल तक के लिए इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हम लोग यदि देखें कि 2005 में कोबे ह्योगो जापान में आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाए गए HFA ने 10 साल की अवधि में दुनिया भर में आपदा के नुकसान को काफ़ी कम करने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करी थी। टाइम लिमिट थी इसकी 2005 से 15। फोकस किया गया था जीवन, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संपत्तियों में आपदा नुकसान को कम करना। कब अपनाया गया, एक विश्व सम्मेलन में ये एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी सुचारू एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं। उदाहरण वीडियो का उपयोग, जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ है कि बच्चों ने घर से ऑनलाइन क्लासेस ली है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ तो नहीं, बट अदर कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह की बात करें तो वहाँ पर ये कल्चर है कि पूरे वीक बच्चे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बच्चा स्कूल जाएगा और बाकी के 3 दिन जो है, 2 दिन जो है वो घर पर वीडियो क्लास के थ्रू स्टडी करेगा। तो इस प्रकार के क्लासरूम सेटअप को क्या बोला जाता है, फ्लिप्ड क्लासरूम, है ना। पलटी कक्षा में से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, इसे फ्लिप्ड क्लासरूम के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक स्कूल गलियारे से गुजरते समय बच्चों के एक समूह को कक्षा छोड़ते हुए देखते हैं। वो उन्हें डांटते हुए क्लास में जाने को कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास को बंक कर रहे हैं। अगले दिन शिक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए उसी स्थान पर कई बार जाते हैं समूह फिर से कक्षाओं को छोड़ रहा है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण शिक्षक नियोजित कर रहे हैं। मतलब एक बार टीचर ने देख लिया बच्चे क्लास बंक कर रहे थे तो नेक्स्ट डे टीचर फिर चेक करने गई कि कहीं ये फिर से बंक तो नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण अवलोकन कर रहे हैं, आकस्मिक अवलोकन कर रहे हैं। तो उद्देश्यपूर्ण तो है, उनका ये टारगेट है कि कोई भी बच्चा बंक नहीं करे। ठीक है, और आकस्मिक अचानक से क्लासरूम के बाहर जाकर खड़े हो जाना, एक अपन बोल सकते हैं इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो दोनों प्रकार की ऑब्जर्वेशन क्या करी जा रही है, उस टीचर के द्वारा करी जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य टीएलएम अध्यापन अधिगम सामग्री नहीं है। इसमें से कौन सा हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर टीएलएम के अंदर कंसीडर नहीं होगा। मैगजीन है, केस स्टडीज़ है, सप्लीमेंट्री बुक्स है, या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आप कौन सी चीज़ को कंसीडर नहीं करोगे, तो हमारी जो है ये जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है ये वाला हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि मैगजीन बच्चे के काम आ जाएगी, केस स्टडीज़ काम आ जाएंगे, सप्लीमेंट्री आ जाएगी, बट रेडियो को यहाँ पर अभी हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु या घटना के किसी भी पहलू का उसका मात्रात्मक विवरण होता है। ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिनन इन इट्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। मतलब दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास क्वांटिटी होती है और दूसरी हमारे पास क्वालिटी होती है। क्वांटिटी में हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग सीडीपी में ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें ग्रोथ क्या हो जाती है कि इसकी उम्र कितने साल है, इसकी हाइट कितनी है, 5 फुट 7 इंच, ऐसे आप बताते हैं। ठीक है, इसका वजन कितना है, इतने किलो है, तो वो सब कहाँ पर बात हो रही है, नंबर्स में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इनकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है ना, ऐसे अलग अलग टाइप हमने यहाँ पर बताया, तो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना गुणात्मक और मात्रात्मक। सो यहाँ पर पूछा गया है कि उसका मात्रात्मक विवरण क्या कहलाएगा, मेजरमेंट करना उसका मात्रात्मक विवरण होगा, क्योंकि 3 चीज़ें होती है, एक मेजरमेंट होता है, उसके ऊपर होता है असेसमेंट, और उसके ऊपर होता है इवेल्युएशन। ठीक है, ये जब आप आकलन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अपन मापन व आकलन वाला उसमें पढ़ते हैं। मेजरमेंट मतलब आप क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, किसी बच्चे को कितने नंबर आ रहे हैं क्लास में, कितनी ग्रेड उसको मिल रही है, वो मेजरमेंट हो गया। असेसमेंट में आप उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं, किसका क्लास में व्यवहार कैसा है, बच्चा बंक तो नहीं कर रहा है, कितनी क्लासेस अटेंड कर रहा है, डिसिप्लिन में रहता है या नहीं रहता, ये सारी चीज़ें। और इवेल्युएशन में क्या होता है, आप मेजरमेंट भी कर रहे थे, आप असेसमेंट भी कर रहे थे, इन दोनों से बच्चे की एक फाइनल रैंक यहाँ पर निर्धारित करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि मात्रात्मक विवरण क्या है, मेजरमेंट मात्रात्मक विवरण है, और गुणात्मक विवरण क्या है, असेसमेंट जो होगा वो अपना गुणात्मक विवरण हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछे कि गुणात्मक और मात्रात्मक विवरण क्या है, तो इवेल्युएशन मूल्यांकन हमारा गुणात्मक भी है, ये हमारा मात्रात्मक भी है। ओके, सो इस तरीके से इस पेपर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे पेडागोजिकल थे, है ना, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी आ रहे थे, मैथ्स में भी आ रहे थे, तो वो भी अपन ने यहाँ पर साथ में ही कंप्लीट कर लिए। तो ओवरऑल ये पेपर का पूरा शिफ्ट अपना कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक नई शिफ्ट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।